अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हमारा टॉपिक है लॉ, कोर्ट ऑफ लॉ एंड कोर्ट एविडेंस। फोरेंसिक मेडिसिन का चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं। अब लॉ क्या है? एनी रूल ऑफ एक्शन, किसी भी एक्शन का रूल हो तो उसको हम लॉ बोलेंगे। अब ये इनडिस्क्रिमिनेटली है कि एनिमेटेड हो, इनएनिमेटेड हो, रेशनल हो, इरेशनल हो, कोई भी एक्शन हो उसके रूल को हम क्या बोलेंगे? लॉ बोलेंगे। ठीक है। अब लॉ क्या होता है कि कोई भी अथॉरिटी बनाए, कोई भी सोसाइटी बनाए या कोई भी कस्टम किसी रीज़न की बुनियाद पे। अब लॉ इज़ नथिंग बट द रीज़न। कोई भी रीज़न है तो हम उसको लॉ बोलेंगे। देयर इज़ नो रीज़न, देयर इज़ नो लॉ। जहाँ लॉ है वहीं रीज़न है, जहाँ रीज़न है वहाँ लॉ है। सोर्स एंड टाइप्स ऑफ लॉ, यहाँ पे दो टाइप्स हैं लॉ की एंड दो ही सोर्सेज हैं। अब सोर्स कौन कौन सी हैं? कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूट लॉ। एंड टाइप्स कौन कौन सी? सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। कॉमन लॉ क्या होता है? अनरिटन होता है, जनरली एक्सेप्टेड एंड अप्लाइड होता है। जैसे कि जिरगा सिस्टम होता है या बिरादरी सिस्टम होता है जो हमारे इन्वायरमेंट ने खुद बनाया हुआ है, मगर उसका कोई रिटेन कोई कानून है नहीं। और स्टैट्यूट लॉ क्या होता है कि ये हमारा रिटन है, बुक्स में लिखा है, हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी बनाती है, मतलब या तो असेंबली पास करेगी या कोई रूलर उसने बनाया है। अब अगर ये स्टैट्यूट लॉ किसी असेंबली ने पास किया है, लेजिस्लेटिव बॉडी ने पास किया है तो वो एक्ट कहलाएगा। अगर किसी रूलर ने किया है तो वो होगा ऑर्डिनेंस। अब कॉमन लॉ की सबसे बेस्ट यूज़फुलनेस है कि वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है। और उसके बाद इसमें एक एग्जाम्पल दे रखी है कि भाई कोई भी अगर लॉ में चेंजेस करनी हो तो वो कौन कौन लोग कर सकते हैं? वो कर सकते हैं मिलिट्री डिस्पोर्ट्स वाले कर सकते हैं, फॉरेन इन्वेडर्स कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे कि हमारी जब अंग्रेज़ों की हुकूमत चल रही थी तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट ने लॉ में चेंजिंग की थी और शरीयत ऑर्डिनेंस 1988 पास करवाया था। आफ्टर इनेक्टमेंट ऑफ स्टैट्यूट लॉ की जब कोई भी तरामीम, कोई भी चीज़ नाफिज की जाती है स्टैट्यूट लॉ में तो वो पहले नोटिफाइड होगा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गेजेटिंग अखबार की फॉर्म में, देन उसकी बुकलेट आ जाती है। अब बुक जो प्रिंट होगी उसमें क्या होगा? टाइटल होगा, प्रेमेबल होगा, पार्ट्स होंगे, चैप्टर होंगे एंड सेक्शन, शेड्यूल। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं TPP CSS, इसका नेमोनिक है। फिर टाइटल, प्रेमेबल, पार्ट्स, चैप्टर, सेक्शन, शेड्यूल। फिर है हमारी टाइप्स ऑफ लॉ। टाइप्स ऑफ लॉ क्या है? सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ क्या हो जाएगा? ऐसे लॉ जिसमें हम सिटीजन्स के रूल राइट्स पे बात करें। जैसे कि भाई अगर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया या कोई गाड़ी ज़्यादा स्पीड से जा रही है उसको चालान पे करना पड़ेगा, या मैट्रिमोनियल इशूज़ है, मतलब अज़वाजी ज़िंदगी के इशूज़ हैं मियाँ बीवी के, या इस तरीके के कोई भी जो हमारे घरेलू झगड़ा आते हैं, इस तरीके के कोई डॉक्टर ने पेशेंट को गलत दवाई दे दी, उससे एलर्जी हो गई और उसके खिलाफ कोई केस हुआ, ये सारे हमारे सिविल लॉ में आ जाएंगे। क्रिमिनल लॉ में क्या होगा? कोई भी क्राइम होगा, या तो किसी को मारने की कोशिश की है या किसी को मारा गया है। अब इसमें क्या है कि गवर्नमेंट पर्सन को पनिशमेंट देगी या तो फिर उसको पनिशमेंट देगी। अब जो सिविल लॉ है ना उसमें पनिशमेंट ऐसे दे सकती है कि भाई पैसों के फॉर्म में कंपनसेट कर दो, मनी की फॉर्म में। क्रिमिनल लॉ में इम्प्रिजनमेंट होती है, कैद होती है और मौत की सज़ाएँ भी होती है। अब क्या है कि शरीयत ऑर्डिनेंस 1988 जब हमारी पास हुई थी तो उसमें क्या था? शरीयत ऑर्डिनेंस 1988 इस्लामिक फेथ के ऊपर पास हुई थी। तो इसमें ये किया गया था कि जो जितनी भी यूनिवर्स की चीज़ें हैं, ताकत है, वो सब अल्लाह से बिलोंग करती हैं, अल्लाह की हैं। तो कोई भी चीज़ जो अल्लाह ताला की बनाए हुए एहकाम है उससे बाहर जाए तो वो कानूनन जुर्म है। जो अल्लाह ताला ने बाउंड्री फिक्स की है उस बाउंड्री के हमें अंदर रहना है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा जो मुल्क है वो बना ही, उसकी बुनियादी क्या है? इस्लाम। पाकिस्तान बना ही इस्लाम के लिए। इसके अलावा क्या है? कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ में हम ये देखते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ होती है लॉ में। लॉ में क्या अदालत में क्या क्या चीज़ होती है? भाई एक जज होता है, एक टाइपिस्ट होता है जो वहाँ पे जितने भी एविडेंस होते हैं उनको रिटिव लिख रहा होता है, रिकॉर्ड कीपर होता है जिसके पास सारी फाइल्स वगैरह सेफ होती हैं, और उसके अलावा वो होता है रिकॉर्ड क्लर्क होता है जो उसके आने जाने हर चीज़ को मेंटेन करके रखता है कि भाई यहाँ पे ये बंदा आया और ये बंदा गया। अब ये बुक में देखा जाए तो यहाँ पे ये सारी तस्वीर बना रखी है, इनकी पोजीशन कहाँ है, कौन कहाँ पे बैठता है, जज कहाँ बैठेगा, डिफेंस विटनेस कहाँ आएगा, प्रोसेक्शन विटनेस कहाँ आएगा। अब लॉ की तीन हो, कोर्ट ऑफ लॉ फर्स्ट इंस्टेंस पे भी होता है, सेकंड पे भी और थर्ड पे। फर्स्ट पे क्या होगा? हमारा इलाका कोर्ट होगा, जिससे हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पे जो कोर्ट है उसको वो फर्स्ट इंस्टेंस पे आ जाएगा और वो इलाका कोर्ट होगा। अगर और उसके बाद दूसरे पे आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
थर्ड पे आएगा हमारा हाई कोर्ट। अब क्या है कि अगर कोई किसी को इलाका कोर्ट का फैसला नामंजूर है तो वो सेकंड इंस्टेंस पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकता है। किसी को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा सकते, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते, ठीक है। उसके बाद अगर सबसे मिला के किसी को भी उसको नहीं हो रहा है फैसला तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अब क्या है कि अगर कोर्ट से समन आए तो कोर्ट से समन हम उसमें देखते हैं कि अगर एरिया कोर्ट से भी आए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी आए तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे जाएंगे, ना कि एरिया कोर्ट में। और अगर हाई कोर्ट से भी आए तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, सबसे ऊपर वाले में। और अगर क्रिमिनल और सिविल कोर्ट में से किसी एक में से आए तो हम क्रिमिनल कोर्ट में पेश होंगे, ना कि सिविल कोर्ट में, ठीक है। उसके बाद है कोर्ट एविडेंस। कोर्ट एविडेंस क्या कहता है कि कोर्ट एविडेंस क्या होता है। कोर्ट एविडेंस में हम ऐसे फैक्ट्स देखते हैं, कोर्ट एविडेंस में हम ऐसे फैक्ट देखते हैं कि भाई एविडेंस क्या है कि भाई कोई भी शवाहिद। अब इसमें ये भी हो सकता है कि कोई इंसान आके पेश करे, भाई उसने ओथ लिया कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, और उसने अपनी आँख कान नाक अपने जो सेंस है उससे क्या क्या चीज़ देखी वो बंदा ये चीज़ बताएगा। उसके अलावा दूसरा ये भी हो सकता है रिटन फॉर्म में, भाई कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हॉस्पिटल के बिल्स हैं या कोई भी हॉस्पिटल्स की कोई भी चीज़ है या कुछ और चीज़ जो कि हमारी रिटन फॉर्म में वो भी कोर्ट एविडेंस हो सकता है। अब कोर्ट एविडेंस दो तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, ओरिजिनल चीज़ किसी भी चीज़ की ओरिजिनल, और सेकेंडरी कि भाई ये पूरा हुआ है प्रोसीजर और इसमें ये जो सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं ये लगी हैं, तो ये हमारा सेकेंडरी हो गया कोर्ट एविडेंस। अब क्या है कि कोर्ट एविडेंस की और थ्री टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी, डायरेक्ट, सर्कमस्टेंशियल और ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। डायरेक्ट क्या होगी कि भाई एक बंदे ने देखा कि मेरे सामने ये गाड़ी गई है और इसका एक्सीडेंट हुआ और ये इस बंदे की मौत हुई। अब एक चीज़ आँख से देखी गई है और विक्टिम को देखा गया है तो ये डायरेक्ट एविडेंस है। भाई इस एक बंदे ने अपनी आँखों से देखा, आई विटनेस है वो, तो ये चीज़ डायरेक्ट एविडेंस है। सर्कमस्टेंशियल विटनेस कि भाई देखा कि गाड़ी के जो टायर हैं ये बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से डेथ हुई, ये सर्कमस्टेंशियल है। हम माहौल को देख के बताएंगे कि भाई यहाँ पे ये हादसा हुआ, ये नहीं हुआ। लेट सपोज कहीं गोलियाँ पड़ी, हम बताएंगे भाई यहाँ पे हमला हुआ है, किसी ने गोलियाँ चलाई हैं, यहाँ से चली हैं, और ये हम इस तरीके से। ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट कि भाई ये जो कंक्लूजन निकलेगा ना कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है तो यहाँ पे ऐसे हुआ होगा, तो ये कोई भी एक्सपर्ट कंक्लूजन दे। अब एक्सपर्ट जो कंक्लूजन देगा, जैसे कि कोई वेपन है तो एक्सपर्ट बताएगा कि भाई ये जो वेपन है ये इधर से लिया गया है, इसकी ये है, अगर किसी को ब्लड इंजरी हुई है, यहाँ पे बुलेट लगी है, यहाँ पे ऐसे हुआ है, ये सब एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। अब क्या है कि प्रिंटेड मटेरियल, अब हम देख रहे थे ओपिनियन ऑफ एन एक्सपर्ट। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट में हम किसी भी एक्सपर्ट का ओपिनियन लेंगे। अब ओपिनियन किसी भी प्रिंटेड बुक की फॉर्म में भी हो सकता है, मगर उस केस में एप्लीकेबल है कि जिस केस में कि भाई ऑथर है या राइटर है वो उसकी डेथ हो चुकी है और उसकी ये बुक पढ़ी है, तो हमें इस बुक को ही अपना बनाना है कि भाई इसी के ज़रिए हमने ओपिनियन लेना है। ये पर्पस ऑफ कोर्ट ऑफ एविडेंस, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या है कि भाई एविडेंस मिलेंगे, हम आसानी से केस को सोल्व कर लेगा कोर्ट को इस चीज़ में मसला नहीं होगा। स्टेजेस क्या है कि एग्जामिनेशन होता है, सबसे पहले एग्जामिनेशन चीज़, फिर होता है क्रॉस एग्जामिनेशन और फिर होगा री एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इन चीज़ में क्या होगा कि भाई जो पार्टी है ना, मतलब कि जिसका गवाह जिस पार्टी ने पेश किया वो वही बंदा उसी का वकील आके अपने ही गवाह से कुछ सवाल पूछेगा, लीडिंग क्वेश्चन, वो वही जवाब देगा। क्रॉस एग्जामिनेशन अपोजिट पार्टी का जो कि केस को डिफेंड कर रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई ये कत्ल नहीं हुआ, तो वो डिफेंड करने वाला है, वो जाके उस बंदे से विटनेस से जाके गवाही लेगा। वो क्या चाहेगा कि मैं इसकी एलिजिबिलिटी पे ही शक कर दूँ कि ये जो विटनेस है ये एलिजिबल ही नहीं है, मतलब ये विटनेस है ही ऐसा नहीं कि जिसकी हम क्रेडिबल ही नहीं है विटनेस देने की। उसके बाद है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन में जो वकील है उस साइड का जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं या जो अक्यूज पार्टी है, वो जाके वही अपने विटनेस से जो क्रॉस एग्जामिनेशन में सवाल हुए हैं उनको ख़त्म करेंगे, या क्रॉस एग्जामिनेशन में जो भी उसके ऊपर विटनेस के ऊपर वो लगे हैं इल्ज़ाम लगे हैं उनको ख़त्म करना है, ठीक है। अब मेडिकल एविडेंस की प्रेजेंटेशन कैसे होगी, प्रिंसिपल क्या है, हमें सबसे यही देखना है कि कोई भी जब मेडिकल पर्सन जाए कोर्ट में, सबसे पहले तो उसे पता हो कि भाई
रिकॉर्ड में जाना है, कोर्ट का जो रिकॉर्ड है उसमें जाना है, और उसे केस बताओ तो केस ही क्या, स्पीक ब्रीफली क्लियरली, कोई भी बात है तो साफ साफ तेज़ आवाज़ में और सीधी जबान में बोलो। और कोई भी सवाल हो तो उससे पहले, और कोई भी सवाल जवाब देने से पहले सवाल गौर से सुने। उसके बाद कोर्ट को जब भी मुखातिब करना हो सर के कर मुखातिब करेंगे, ठीक है। उसके अलावा डू नॉट इवेट अ क्वेश्चन, अगर कोई भी आपको सवाल समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप उसके बारे में ज़्यादा ना बोलो, चुप रहें। अगर किसी चीज़ से आप एग्री नहीं हैं तो डिसएग्री फ्रेंडली, आराम से मना करने के लिए मैं डिसएग्री मगर पोलाइटली। नेवर अटेम्प्ट टू कमेंट ऑन सब्जेक्ट के ऊपर कमेंट नहीं करें। और क्या है, बी इम्पार्शियल, रीड केयरफुली द बुक ऑफ द पेज प्रेजेंटेड फॉर ओपिनियन, नोट द नेम ऑफ द ऑथर, अगर आपने ओपिनियन देना है तो बुक का पेज, ऑथर, पेज नंबर, एडिशन, वो सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। गेट परमिशन ऑफ गेट, जब कोर्ट से निकलना हो तो कोर्ट से परमिशन लेकर निकले। अब मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टेस्टिमनी, अब इसमें क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर को कैसे काम करना है, सबसे पहले पार्ट को ये बताया कि भाई ये मेरे पास पेशेंट आया है, इसको इतनी इंजरियाँ थी, उसको शेप ये थी, साइज़ ये थी, मार्जिन ये थी, सिर्फ बाहर बाहर से। सेकेंड पार्ट में वो डीप बताया कि इंजरी ब्लंट थी या शार्प थी, ग्रेविटी इंजरी सिंपल थी, सीरियस थी, डेंजरस थी, एज कितनी है, मतलब फ्रेश है या ओल्ड है इंजरी। ऐसे बोलते हैं कि हम जब कोर्ट का लेते हैं ना विटनेस, तो हम उसमें एविडेंस के बाद वो करते हैं, डिपोजिशन करते हैं। अब इसके दो टाइप हैं, डिपोजिशन और डाइंग डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या होता है कि भाई कोई भी स्टेटमेंट दी है विटनेस ने और हमने वो स्टेटमेंट रिटिन फॉर्म में लिख ली। अब वो जो रिटिन फॉर्म में स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं डिपोजिशन। और डाइंग डिपोजिशन क्या है कि जब कोई विटनेस है वो बहुत इल है, वो आ नहीं सकता, तो ये हम जब कोर्ट उसके पास जाता है, कोर्ट के कुछ मेंबर्स उसके पास जाते हैं विटनेस लेने के लिए, तो उसको बोलते हैं डाइंग डिपोजिशन। हमें पता है कि वो आ नहीं सकता तो हमें जाके लेना पड़ेगा। हेयरसी एविडेंस या कहते हैं कि भाई एक बंदा है, उसने ये बात सुनी है किसी से, वो खुद से विटनेस नहीं है मगर ये बात किसी से उसने सुनी है और वो अपने भाई गवाही दे रहा है कि मैंने इससे ये बात सुनी है कि इसने ये काम किया है, तो इसको सिर्फ उस सूरत में कबूल किया जा सकता है जब बंदा मरने वाला है, और किसी सूरत में नहीं किया जा सकता, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। डाइंग डिक्लेरेशन क्या कहते हैं कि भाई जब विक्टिम ऑफ क्रिमिनल असॉल्ट, जब डाइंग विक्टिम हो, अब कोई भी बंदा मरने वाला है वो गवाही दे तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। इसकी दो डिफरेंस है, डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन के बीच में। डाइंग डिक्लेरेशन क्या है, लीगल फॉर्मेलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब कोई बंदा मरने वाला है तो हमें लीगल फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करनी, ओथ वगैरह कुछ नहीं लेना, भाई जल्दी जल्दी आपको जो बताना है वो बताना। रिकॉर्ड बाय एनी क्रेडिबल पर्सन, क्रेडिबल पर्सन हम मेडिकल प्रैक्टिशनर से भेजेंगे। प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड इज नॉट नेसेसरी, अक्यूज प्रेजेंट हुए हैं वो नेसेसरी नहीं। केस ऑफ क्रिमिनल होमिसाइडल, जब पता हो कि भाई केस यही है कि होमिसाइडल है, कत्ल किया गया है। इंक्लूड्स ओनली द स्टेटमेंट ऑफ डाइंग पर्सन की स्टेटमेंट इंक्लूड हो सकती है। रीड ओवर टू हिम एंड गॉड सिग्निफाइड, अगर हो सकता है तो साइन करवा लें, नहीं हो सकता तो बंदा मर रहा है वैसे भी मर गया है। आफ्टर रिकॉर्ड सेंडिंग टू द इलाका कोर्ट, रिकॉर्ड ले लिया तो इलाका कोर्ट को भेजे ओनली आफ्टर डेथ ऑफ द डिफरेंट, जिसने दिया है ये उसकी मौत के बाद ही है उसका जो डिपोजिशन है वो वैलिड है। और डाइंग डिपोजिशन क्या होता है, ओथ इवेंशियल होता है, इसमें साइन भी लेनी होती है, अक्यूज भी प्रेजेंट होना चाहिए जिस वक्त विटनेस ली जा रही है, और उसके अलावा क्रॉस एग्जामिनेशन भी होती है, सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पूरी होती है डाइंग डिपोजिशन में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लीगल प्रोसीजर। लीगल प्रोसीजर क्या है, लीगल प्रोसीजर क्या है कि अब भाई लीगल प्रोसीजर में हम देखेंगे भाई कोर्ट किस तरीके से उसका प्रोसीजर क्या है। अब सिविल कोर्ट में क्या होगा कि सिविल कोर्ट में हमारे मैट्रिमोनियल इशू उस तरीके के इशू आते हैं, भाई कोई एक वाइफ आई डिवोर्स केस देते हैं, उसने अपने हस्बैंड को भी क्लेम किया इम्पोर्टेंसी का, हस्बैंड ने पहले तो कहा भाई मैं पोटेंसी हूँ, पहले उसने अपनी पोटेंसी को क्लेम किया, देन उसने वाइफ को ही कह दिया वेजिनिज्म से सफ़र करेगी, तो ये अब विक्टिम बार बार शिफ्ट हो रहा है कि कोई केस इससे उसकी तरफ ओनर शिफ्ट हो रही है। और अदर हैंड क्रिमिनल कोर्ट में क्या होता है कि भाई हमें मुजरिम को गिल्टी का एहसास दिलाना है। अब प्रोसिक्यूटर का काम क्या है, वो क्या करता है कि भाई उसको विटनेस को लाना है और प्रूव करना है कि क्राइम किया गया है या इसने क्राइम किया है। अब
अब इसमें दो एलिमेंट होते हैं, प्रीजम्पशन और एक्सेप्शन। प्रीजम्पशन क्या है, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन, इनोसेंट अनटिल प्रूव गिल्टी, जब तक गिल्टी प्रूव नहीं हो जाती हर कोई इनोसेंट है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन। अब इसमें क्या है, कंक्लूजन ऑफ क्रिमिनल केस, अगर कोई भी रीज़नेबल डाउट है तो इसमें क्या होगा कि अक्यूज की तरफ केस शिफ्ट हो जाएगा और कोर्ट अक्यूज की तरफ फेवर करेगी। एक्सेप्शन क्या है कि एक्सेप्शन निगेट्स क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अक्यूज एंड इज ऑफ थ्री, इसमें तीन चीज़ें कि इमेच्योरिटी है, इंसेनिसिटी है, इंसेनिटी है या इंटॉक्सिकेशन है द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। वही कोई छोटा बच्चा है 10 साल का, उसको नहीं पता, उसको कोई मेंटल इलनेस है, इंटॉक्सिकेटेड है और उसको नहीं पता कि इस वक्त जो वो एक्शन कर रहा है वो क्या है, तो उसके ऊपर कोई इतना बड़ा केस नहीं होता। देन इसमें क्या है, एमसी नोटिस रूल। एमसी नोटिस रूल क्या है, डिपेंडेंट हैज़ टू प्रूव, डिफेंड जो कर रहा है अपने आप को उसको प्रूव करना होगा कि एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम ही वाज सफरिंग फ्रॉम डिफेक्टिव रीज़न। अब कमीशन ऑफ क्राइम के टाइम पे वो किसी रीज़न से दिमागी तवाज़ुन होके किसी चीज़ से सफ़र कर रहा है। डिफेक्ट ऑफ रीज़न वाज ड्यू टू डिजीज़ ऑफ माइंड, कोई डिजीज़ ऑफ माइंड है, ड्यू टू डिजीज़ ऑफ माइंड, डिजीज़ ऑफ माइंड की वजह से ये नेचर और क्वालिटी ऑफ एक्शन को नहीं समझ पा रहा। और अगर वो नेचर और क्वालिटी ऑफ एक्शन को समझ में नहीं पा रहा तो वो ये नहीं जानता कि उसने गलत क्या किया है। अब अमेरिकन हैव सप्लीमेंटेड द एमसी नोटिस रूल। अमेरिकन ने जो एमसी नोटिस रूल सप्लीमेंट किया है वो इसे क्या है, इररेजिस्टिबल इम्पल्स आल्सो नोन एज पुलिस मैन एट द शोल्डर, जैसे पुलिस मैन शोल्डर पे खड़ा है। अब धर्म रूल क्या है, धर्म रूल ये बोलता है कि अगर एमसी नोटिस रूल है तो वो डिफेंडेंट कैपेसिटी बता रहा है कि भाई डिफेंडेंट उस वक्त वो था, इंसेनिटी में था या उसको कोई रीज़न था, डिजीज़ ऑफ माइंड है। इन केस ऑफ डिफेंस प्ली ऑफ इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन ड्यू टू अल्कोहल। अब इसमें क्या है, धर्म रूल में हम ये देखेंगे कि अब जो धर्म रूल है ना वो ये कहता है कि हम मेडिकल एस्पेक्ट से देखेंगे। मेडिकल एस्पेक्ट से कि अगर वो इंटॉक्सिकेशन में था तो क्यों था, अल्कोहल था, ड्रग थी या मेंटल इमेच्योरिटी थी क्योंकि चाइल्ड है। अब इसमें प्ली ऑफ इंसेंटिसी तीन उस पर सीधा किया। अनफिट टू प्ली मतलब कि डिफेंडेंट जो है सेम था, समझदार था एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम, मगर अब वो एकदम से नासमझ हो गया, तो हम पेशेंट के डिफेंडेंट के दोबारा समझदार सैनिटरी में आने के इंतज़ार करेंगे और कोर्ट सस्पेंड किया जाएगा उस वक्त। गिल्टी बट इनसे इंसेनिटी में नासमझदार में कुछ भी हो गया, क्राइम हो गया, बट अब उसे गिल्टी है तो उसे हॉस्पिटल मेंटल हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट भेजा जाएगा। और डिमिश रिस्पॉन्सिबिलिटी द डिफेंडेंट हु इज़ नॉट एब्जॉर्ब कम्प्लीटली बट सीवियरिटी ऑफ सेंटेंस गेट मिटिगेटेड और रिड्यूस्ड। अब क्रिमिनल जस्टिस क्या है, क्रिमिनल जस्टिस रिवॉल्व अराउंड टू एरियाज ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ एंड लीगल डेफिनेशन। अब लीगल डेफिनेशन और सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ क्या है, सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ डेफिनेशन ऑफ क्राइम बताता है। डेफिनेशन ऑफ क्राइम always contains a mental element to manifest the purpose of our intent. A bleeding murder means ria, मतलब एक नॉट इविल और क्रिमिनल इंटेंट, इंटेंशन क्रिमिनल नहीं थी बट जो एक्शन हुआ है वो क्राइम है। लॉ डज नॉट पनिश इविल थॉट्स एंड पनिशमेंट इज अवॉर्डेड फॉर हार्मफुल रिजल्ट। अब रिजल्ट हार्मफुल आ गई तो कानून उसको सज़ा देगा। और उसके अलावा क्या है कि लॉ डज नॉट पनिश इविल थॉट्स एंड पनिशमेंट इज अवॉर्डेड फॉर हार्मफुल रिजल्ट विच फॉलोज द एग्जीक्यूशन ऑफ वेरी क्रिमिनल इंटेंशन। इन एडिशन ऑफ मेंस रिया देयर हैज़ टू बी फॉलोड एक्शन टू बी इंडिकेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। अगर इंटेंशन क्रिमिनल थी, एक्शन भले ही क्रिमिनल नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे एक्टस रियस। मेंस रियस इंटेंशन क्रिमिनल नहीं थी, एक्शन क्रिमिनल है। एक्टस रियस एक्शन तो कुछ भी नहीं है मगर जो उसकी इंटेंशन थी वो क्रिमिनल ही थी। अब एक्शन इविल हो भी सकता है क्रिमिनल और नहीं भी हो सकता। लीगल डेफिनेशंस हम इनकी लेंगे, ये इसके सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉज है और ये हमारा होता है चैप्टर ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।